वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुआ। इसमें जो बुनियादी एजेंडा था वो हमारे जो आगे आने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हैं उन पर था। आपको मालूम है कि खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो रहा है। 17 अजला में 37,752 उम्मीदवार जो हैं उनके दरमियान मुकाबला है और मजमूई तौर पर तहसील चेयरमैन और मेयर के लिए 689 उम्मीदवारों में मुकाबला है। इसी तरह से 19,282 उम्मीदवार जो हैं वो नेबरहुड काउंसिल्स में इलेक्शन जो है वो लड़ रहे हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो पंजाब के अंदर बलदियाती इंतखाबात हैं। पंजाब का जो स्ट्रक्चर है इंतखाबात का, उसमें हमने ये किया था कि एक ज़िला का इलेक्शन है जो कि डायरेक्ट इलेक्शन होना है। इसी तरीके से उसके बाद विलेज काउंसिल्स जो हैं वो वहाँ के ऊपर जो है वो बननी है। सो ये तकरीबन एक नया स्ट्रक्चर आएगा और बड़ा एम्पावर्ड स्ट्रक्चर होगा जो पंजाब में है। और उसके ऊपर जो हमारे इत्तेहादी हैं उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हुई है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद ये है कि पंजाब का जो नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट है वो अगले चंद दिनों में जो है वो मंजूर हो जाएगा, जिसके बाद के पंजाब में भी मकामी हुकूमतों के बलदियाती इलेक्शंस का रास्ता जो है वो हमवार हो जाएगा। एक और जो उसमें इशू है कि वो इलेक्शंस जो हैं वो ईवीएम के ऊपर होंगे और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने कानून में पहले ही तरमीम कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि आज सुबह भी जिस तरह से मैंने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन बहुत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो टेक्निकल कमेटीज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूट की हैं उसके नतीजे में एक एवेल्यूएशन हासिल हो जाएगी कि किस तरीके से हमने आगे जाके इन इलेक्शंस को ईवीएम के ऊपर जो है वो कराना है। और उसकी जो उनको इसके साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से जो भी असिस्टेंस चाहिए, हमारी तरफ से जो भी मदद चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला वो हुकूमत फराहम करेगी। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो इसके बारे में कुछ मीडिया में ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये बड़े महंगे इलेक्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये उतने ही तकरीबन इलेक्शन होंगे जितने के हमारे बाकी अमूमी इलेक्शन होते हैं। और एक्चुअली अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये इलेक्शन का प्रोसेस सस्ता हो जाएगा क्योंकि आपको ईवीएम बार बार जो है वो नहीं खरीदनी पड़ेंगी। इसके साथ साथ जो आज इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्रोग्राम्स हैं सोशल वेलफेयर के, उनके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है डॉक्टर सानिया निश्तर ने। उसके बाद जो इसकी जो एहसास का प्रोग्राम है और फिर जो सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड का जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब का, तकरीबन 350 अरब का प्रोजेक्ट होगा और उससे भी इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम जो लोग हैं उनको 10 लाख रुपए तक का इलाज की सहूलत जो है वो फराहम होगी। जो ये इतनी बड़ी सहूलत है जो कि किसी डेवलप्ड मुल्कों में भी ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। हमारी पूरी कोशिश है, अभी भी ये कोशिश है कि हम सिंध हुकूमत को और बलूचिस्तान हुकूमत को इस प्रोग्राम में लेके आए। बलूचिस्तान की हुकूमत ने इस पे अपनी आमादगी जाहिर की है, सिंध हुकूमत ने अभी तक अपनी आमादगी जाहिर नहीं की है। और बदकिस्मती से हम ये देखते हैं कि सिंध हुकूमत का जो किरदार है अभी तक, और वो ज़्यादातर जो है वो एंटी पीपल किरदार है। चाहे वो कीमतों का मामला हो, चाहे वो इलाज का मामला हो, चाहे कोई और सहूलत का मामला हो, हम देखते हैं कि वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करते हैं हमेशा सिंध की हुकूमत। और अभी भी हम ये समझते हैं कि ये जो मुफ्त इलाज की 10 लाख रुपए तक की सहूलत है ये पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। और इसलिए हम सिंध हुकूमत को दोबारा ये जोर दे रहे हैं कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हो और इसके जो फ़ायदे हैं वो उससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचे। ये अलबत्ता मायूसी की बात उनकी होगी कि पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें वज़ीरों मुशीरों को उस तरह से फ़ायदा नहीं होगा, तो सिंध हुकूमत शायद उसके ऊपर परेशान है, लेकिन आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा और इसलिए उनको उस तरफ जो है वो जाना चाहिए। इसी तरीके से आज महंगाई की सूरत हाल के ऊपर जो है वो गौर हुआ है और हमने देखा कि जो इस वक्त सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है उसमें 0.67% की जो है वो कमी आई है, जो बड़ी खुश आइंद है। और इसी तरीके से इस वक्त जो हमारी तमाम तर तवज्जो है वो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक आप समझिए कि बैनुल-अक़वामी महंगाई के जो असरात हैं उनको हम कम से कम कर सकें।
اور انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی یہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے تو یہ عام آدمی کو اس کا بھی جو ہے وہ انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا۔ اچھا فواد چودھری صاحب، یہ بتائیے گا، آج شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت مہنگائی کی شرح جتنی زیادہ ہے لیکن حکومت جھوٹے اعداد و شمار سے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا آپ کی جانب سے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کیا وہ جھوٹ پر مبنی ہے؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مہنگائی کا ایک سینسٹیو پرائس انڈیکس جو آتا ہے اور سی پی آئی آتا ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس، یہ ایک بڑے ڈیٹیلڈ پروسیسز اس کے اویلیبل ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ پی بی ایس کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیونکہ نون لیگ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے کبھی زندگی میں اخبار بھی پورا نہیں پڑھا، تو ان کو دعوت میں یہ دیتا ہوں کہ وہ پہلے سسٹم سمجھ لیں۔ اس جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں بھی 40% جو اعداد و شمار ہیں وہ کراچی سے آ رہے ہوتے ہیں، اور کراچی کی وجہ سے ہمارے یہ جو اعداد و شمار ہیں، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کا بوجھ جو ہے وہ وفاق لے رہا ہے۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا جو مہنگائی کے اوپر اس وقت ایک ورد ہے یا جو وہ گفتگو کرتے ہیں، اس سے اس لیے ان کا کریڈیبلٹی نہیں ہے کہ وہ جس دن آج انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے۔ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی دور میں پالیسیز بہتر رکھتے اور آج ہماری ڈیپینڈنس نہ ہوتی اپنی اتنی زیادہ باہر کے اوپر، تو ہماری مہنگائی میں حالات یہ نہ ہوتے۔ آپ سمپل بات ہے، آپ ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں، آپ کی درآمدات زیادہ ہیں، آپ کا ڈالر اوپر جا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب منسٹری سنبھالی تھی اپنی گیس کی، 1 روپے کا اس کے اوپر قرضہ نہیں تھا۔ جس دن یہ چھوڑ کے گئے 157 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ کے چلے گئے، اور جو پالیسیز دے گی ان سے بھی ہم سے بھی یہ ابھی تک جو ہے وہ واپس قرضوں سے نہیں نکل پا رہی۔ اچھا فواد چودھری صاحب، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا سر، یہ اجلاس